हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइमन कमीशन। ओके, और देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसकी साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, और इसका अराइवल कब हुआ था, इसके इम्पैक्ट क्या क्या रहे, इन सारे चीजों के बारे में हम इस टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs होंगे, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस करने से पहले साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए गाइज, साइमन कमीशन जो है वो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको आखिर लाना क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखिए इसके बैकग्राउंड के विषय में देख लेते हैं। देखिए हम एक बात डिस्कस करते हैं कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे, हर 10 साल पे एवरी 10 ईयर्स क्या करते थे, नया कानून बनाते थे, ठीक है, नया जो है वो लॉ बनाते थे। और उसको क्या करते थे, जो भी उनकी कॉलोनीज होती थी वहां पे इसको क्या करते थे, इम्प्लीमेंट किया करते थे, ठीक है। जैसे कि भारत भी थी उनकी कॉलोनी, यहाँ पे वो राज करते थे, तो वहां पे इसको ये इम्प्लीमेंटेशन का काम करते थे। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही 10 ईयर कंप्लीट होने वाला होता था, ठीक है, उससे ठीक पहले ये फिर से क्या करते थे, एक कमिटी का गठन करते थे, ठीक है। जो कमिटी क्या करती थी, जो पिछला बनाया हुआ इनका कानून होता था, ठीक ठीक है, जो कि इनका पिछला बनाया हुआ लॉ होता था, उस लॉ का क्या करती थी, ये रिव्यू करती थी। क्या करती थी, रिव्यू करती थी। यानी कि अगर इस लॉ में अगर कोई भी त्रुटि हो, ठीक है, कोई भी ड्रॉबैक हो, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ अच्छी चीजें ऐड ऑन करेंगे, प्लस में जो सही चीजें हैं उसको क्या फिर से रिटेन वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये काम ब्रिटिशर्स का था, ये नए तरीके से इस चीज को किया करते थे, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे कि साइमन कमीशन को का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से हुआ था। देखिए मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये कब आया था, ये आया था 1919 में। तो 1919 में 1999 में लाया गया मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको कि क्या कहते हैं, एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस समय जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो कौन थे, वो थे आपके एडवर्ड मॉन्टेग्यू। ये कौन थे, सेक्रेटरी थे आपके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, तो ये कौन थे, मॉन्टेग्यू थे। और केम्सफोर्ड क्या थे, वाइसराय ऑफ इंडिया थे, इसलिए इस कानून का नाम और भी क्या कहा जाता है, इसको मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, अब देखिए इस कानून को कब लाया गया था, 1919 में। और इसी का रिव्यू करने के लिए, ठीक है, इसी को क्या करने के लिए, इसी को रिव्यू करने के लिए इस कमीशन को 10 साल पे फिर से एक नया कमेटी का गठन किया गया, जो कि क्या था, साइमन कमीशन था, ठीक है, जो कि कौन था, साइमन कमीशन था। और इसका गठन, इसका फॉर्मेशन कब किया गया, 1927 में किया गया था, ठीक। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए आप खुद सोच रहे होंगे कि देखिए 1919 में बना था क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, लेकिन अगला कमीशन कब आना चाहिए था, क्या 27 में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ना, ये कब आना चाहिए था, ये 1929 में आना चाहिए था। ओके, क्योंकि ये 10 साल पे अंग्रेज क्या करते थे, एवरी 10 ईयर ये लाते थे, तो ऐसे में तो इसका फॉर्मेशन 1929 में होना चाहिए, लेकिन ये कब हो गया, 1927 में ही साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, ड्यू टू इलेक्शन। देखिए ब्रिटेन में क्या था उस समय, इलेक्शन था, ठीक है, और ब्रिटेन में चुनाव के कारण 10 वर्ष न होकर के इसका फॉर्मेशन क्यों कब हो गया, 8 वर्ष में ही, ठीक है, 8 ईयर्स में ही इसका फॉर्मेशन साइमन कमीशन का कर दिया गया था 1927 में। डन, तो इतनी सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ रही होगी। अब चलिए, तो इसी का मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म का क्या करना था, रिव्यू करना था, ठीक है, कि इसमें कोई ड्रॉबैक है कि नहीं, अगर है तो हम क्या करेंगे, रिव्यू करके इसको कम बैक करेंगे, जो भी ड्रॉबैक होंगे उसको हटाएंगे, जो अच्छी चीजें होंगी उसको रहने देंगे, ठीक है। इन सारी चीजों का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया, कब, 1927। अगर विथ डेट याद करो तो आप 8 नवंबर, ठीक है, 8th ऑफ नवंबर 1927 को इसका फॉर्मेशन किया जाता है, किसका, साइमन कमीशन का, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके चेयरमैन कौन थे। तो देखिए इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे जॉन साइमन। देखिए अब नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि साइमन कमीशन चेयरमैन क्या है, जॉन साइमन। तो साइमन के नाम से ही इस जो गठन था इसका नाम क्या रखा गया, जो आयोग था उसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। अब देखिए इसमें कितने मेंबर्स थे, अब हम ये जानेंगे। तो इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे, वो थे 7। कितने मेंबर्स थे, 7, और सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। अब देखिए इसमें जो चीफ मेंबर थे वो कौन थे, तो जो चीफ मेंबर थे वो थे क्लेमेंट एटली। कौन थे, क्लेमेंट एटली। देखिए
क्लेमेंट एटली जो थे, मैं आपको आगे जब हम और आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे जब भारत को आजादी मिलेगी, तो उस समय देखिए क्लेमेंट एटली 1945 में क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं, कहाँ के, ब्रिटेन के, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय कौन थे, क्लेमेंट एटली ही जो थे वो ब्रिटेन के पीएम थे। और एक और चीज पूछ लिया जाता है कि जब भारत जब हमारा आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो वो थे क्लेमेंट एटली। और एक और चीज कि ये किस पार्टी से थे, ठीक है, ब्रिटेन के किस पार्टी से थे, किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो वो थे लेबर पार्टी से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इनका नाम आया। और देखिए साइमन कमीशन में क्या है, क्लेमेंट एटली एक चीफ मेंबर थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और लेबर पार्टी से ये थे, ठीक है। और 1945 में ये क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं ब्रिटेन के। अब देखिए जब साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो वो कौन थे, स्टेनले बाल्डविन। कौन थे, स्टेनले बाल्डविन, जो कि किस पार्टी से थे, तो ये जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। किस पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी। अब देख रहे हो क्लेमेंट एटली किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। और यहाँ पे जो करंट साइमन कमीशन जब बना था उस समय जो थे वो कौन थे, पीएम स्टेनले बाल्डविन, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टोटल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस। देखिए जो साइमन कमीशन बना, इसमें मैंने आपको बताया कि टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, और सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। यानी कि क्या था, एक भी भारतीय सदस्य वहां पे नहीं थे, ठीक है। टोटल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस था वहां पे, ओके। और यही चल के यही जो मुद्दा है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं होंगे, इसीलिए क्या होगा, आगे इस चीज का बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप मेंबर्स के नाम जान लो कि आखिर टोटल साइमन मेंबर्स में जो 7 मेंबर्स थे उनके नाम क्या क्या थे, क्योंकि देखिए पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो देखिए जॉन साइमन तो आप समझ ही रहे हो, जॉन साइमन तो क्या थे, ये तो चेयरमैन ही थे, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। क्लेमेंट एटली भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आगे ये ब्रिटेन के पीएम बनेंगे, तो ये जो चीफ मेंबर होंगे, ठीक है, और लेबर पार्टी से हैं। अब देखिए बाकी का नाम आप कैसे याद करोगे, ये क्या है, हैरी लेवी लॉसन, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कानून बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, साइमन कमीशन क्या है, कानून ही तो है। तो आप इसको लॉ से याद कर लो, ठीक है, कि साइमन कमीशन क्या है, लॉ है, ठीक है। तो लॉ, लॉ से कानून, ठीक है। तो पूरा नाम अगर इतना भी आप याद रखोगे, लॉसन लॉसन करके कुछ था, हैरी लेवी लॉसन, तो ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कानून बना है, तो कानून बनाने वाले क्या पहन के आ रहे हैं, कार्डिगन पहन के। कार्डिगन ठंड में पहनते हैं ना, मम्मी वगैरह पहनती है, देखते हैं हम। तो कैडोगन को हम कैसे याद रखेंगे, कार्डिगन से, ठीक है। कि जो लॉ साइमन कमीशन जो लॉ बना है उसको लोग क्या पहन के बनाया है, कार्डिगन पहन के, तो ठीक है, इससे आप याद कर लोगे कैडोगन। तो एडवर्ड कैडोगन, ओके। अब देखिए, अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो साइमन कमीशन था वो ऐसा कमीशन था जिसका बहिष्कार किया गया था। एक तो उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे इस वजह से भी, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे। तो क्या होगा, इससे इंडिया का जो दिल है, ठीक है, जो हार्ट है, उसको क्या पहुंचेगा, चोट लगेगी, है ना, दिल मतलब चोट लगेगी उसको। तो देखो हार्ट, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेलिंग HEART होता है, बट मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो इन सारे, क्योंकि देखिए जॉन साइमन इजिली याद हो जाएगा, क्लेमेंट एटली इजिली, बट इन सब के नाम आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कि कानून बना, कानून बनाने वाले क्या पहन के आए, कार्डिगन पहन के आए, तो कैडोगन, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि हम भारतीयों के दिल में चोट लगी, ठीक है, तो हार्ट में चोट लगी, ठीक है। तो वर्नॉन हार्ट शॉर्न, तो ठीक है, हार्ट भी आपको याद रहेगा, पूरा नाम अगर इतना है भी दे देगा वर्नॉन हार्ट, तो आप इजिली कर ले जाओगे, ओके। अब चलिए, अब वो जो कानून बनाने वाले थे क्या थे, चालाक थे। लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है, ठीक है। तो जॉर्ज लेन फॉक्स, लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। तो फॉक्स देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत रिमाइंड कर लोगे आप इस ट्रिक से। और देखो आपने तो अभी अभी जानते ही हो कि कौन है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो यहाँ से, और उसमें एक मेंबर कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप भी थे। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं, यहाँ पे डोनाल्ड होवार्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर ले जाओगे। तो देखिए जॉन साइमन मैंने आपको बता दिया क्या है, ये तो चेयरमैन ही थे। क्लेमेंट एटली क्या थे, ये चीफ मेंबर थे, ओके। और देखिए यहाँ से मैंने लॉ बता दिया कि ये कानून था साइमन कमीशन, तो लॉ से लॉ, तो हैरी लेवी लॉसन हो जाएगा, ठीक है। और लॉ बनाने वाले क्या पहन के आए, कार्डिगन, तो एडवर्ड कैडोगन, ठीक है। इसी तरीके से भारतीयों को चोट पहुंची, तो हार्ट है यहाँ पे, तो वर्नन हार्ट शॉर्न, ओके। और वो क्या थे, ये लोग भारतीयों के लिए कानून बना रहे थे, ठीक है। तो ये लोग बहुत चालाक थे, तो जॉर्ज लेन फॉक्स, ओके। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से आप डोनाल्ड हॉवर्ड भी
कि एक मेंबर डोनाल्ड हॉवर्ड भी था। ओके डन। तो मैंने सारे मेंबर्स देखिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें से किसी के भी नाम आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन जो है वो साइमन कमीशन के मेंबर है या फिर नहीं है। आपको तो जब तक आप मेंबर्स के नाम याद नहीं रखोगे तब तक तो आपको याद होगा नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। डन। तो देखिए इसमें जो एक्सपेक्टेड क्या क्या आपसे पूछ लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म का क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए किसको लाया गया था साइमन कमीशन को। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि किसका रिव्यू करने के लिए। तो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का रिव्यू करने के लिए किसको लाया गया था, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। कब बना था साइमन कमीशन? 8 नवंबर 1927। हालांकि डेट नहीं पूछेगा लेकिन साल तो आपको बिल्कुल याद रखना है, 1927। ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या है, जॉन साइमन जो थे इसके क्या थे, चेयरमैन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। ये भी पूछ लिया जाएगा। तो इसमें एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चीफ मेंबर कौन थे, क्लेमेंट एटली थे और इससे रिलेटेड मैंने आपको ये सारे पॉइंट बता दी हैं। जिस समय साइमन कमीशन बना था उस समय कौन थे, पीएम ब्रिटेन के, वो कौन थे, स्टैनले बाल्डविन थे। ओके। और ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ये एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस में 7 मेंबर्स के ये नाम मैंने आपको भी ट्रिक बता दी है। डन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो साइमन कमीशन बना था, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, भारत में तो ऑब्वियसली लोग तो इस चीज को, क्योंकि एक भी देखिए भारत के लिए कानून बन रहा है और एक भी भारतीय सदस्य ही नहीं है, तो इस चीज का डिस्कशन करने के लिए क्या होगा, जो हमारी कांग्रेस थी वो क्या करेगी, वो एक मीटिंग करेगी। ठीक है, मीटिंग को बुलाएगी। तो देखिए मद्रास में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है उसका सेशन होता है और हमेशा हम देखते हैं कि दिसंबर में ही मीटिंग होता था। तो दिसंबर 1927 में क्या होता है, आईएनसी का मीटिंग होता है। तो जगह कौन सा था, मद्रास वाला रीजन था। ठीक है। और यहाँ पे जो चेयरमैन थे, जो प्रेसिडेंट कहे जाएंगे मद्रास वाले सेशन का कांग्रेस का, वो कौन थे, वो थे डॉक्टर एम ए अंसारी। कौन थे, डॉक्टर एम ए अंसारी। ओके। और देखिए इसमें क्या बातें हुई, इसमें बातें हुई कि कांग्रेस जो है वो अब क्या करेगी ऑफिशियली, ठीक है, जो ऑफिशियली जो है कांग्रेस अब क्या करेगी, बाइकाट करेगी, यानी कि बहिष्कार करेगी किसका, साइमन कमीशन का। ठीक है। और इससे क्या होगा, ऑल इंडिया रिवोल्ट होगा, यानी कि पूरे भारत में विद्रोह होगा। किस चीज का, मतलब इस चीज का, साइमन कमीशन का क्या विरोध किया जाएगा पूरे भारत में। इस चीज का डिस्कशन किया गया था मद्रास वाले सेशन में। और क्या होगा कि अब हम डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करेंगे, अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ठीक है, कि अब हमें सिर्फ अपना सेल्फ रूल नहीं चाहिए। कहने का मतलब आप सबको पता है कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर ही हमारा अपना राज्य होगा, यानी कि फॉरेन डिफेंस सब उनके हाथ में होगा, बस बाकी राज्य हम करेंगे। तो अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो इस चीज की चर्चा होती है मद्रास वाले सेशन में। अब देखिए आप सबको पता है कि ये डिस्कशन क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए जो साइमन कमीशन था, एक तो मैंने आपको बताया कि वो 1929 में आना चाहिए था, क्योंकि 1919 का रिव्यू करने के लिए, जो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसका रिव्यू करने के लिए, लेकिन ये कब आ गया, 1927 में। तो ये क्या था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, 2 years अहेड हो गया, यानी कि 2 साल इसका पहले ही कर दिया गया था फॉर्मेशन साइमन कमीशन का। तो इस चीज के लिए क्या हुआ, इसका ये सारी चीजें डिस्कशन हुई। फिर इसमें क्या थे, कोई भी इंडियंस नहीं थे कमिटी में। ठीक है, कोई भी इंडियंस नहीं थे, सारे के सारे क्या थे, ऑल जो थे वो क्या थे, वो ब्रिटिशर्स ही थे। ओके। ठीक है, तो क्या था कि भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें भारतीय ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ऑल इंडिया रिवोल्ट किया जाएगा इस चीज का। अब देखिए अब क्या होता है कि साइमन कमीशन कहाँ आता है, भारत आ जाता है। ठीक है, कब आता है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन भारत आता है आपका 3 फरवरी 1928। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विथ डेट आप इसको याद कर लेना, क्योंकि विथ डेट भी पूछ लिया जाएगा अगर क्वेश्चन टफ होगा तो। और भारत में कहाँ पे आता है, तो बॉम्बे में। ठीक है, तो विथ डेट, ईयर और जगह, भारत में कहाँ पे स्पेशली, तो वो बॉम्बे वाले रीजन में। ठीक है, अब देखिए भारत आ जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है, ऑल इंडिया रिवोल्ट का। तो बोली जो मद्रास वाला सेशन होता है उसमें तो ऑफिशियली कर ही दिया जाता है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, पूरे भारत में विद्रोह करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि लखनऊ वाला जो रीजन होता है, ठीक है, लखनऊ वाला जो रीजन होता है वहां से कौन करते हैं, तो जो लखनऊ वाला रीजन होगा वहां से जवाहरलाल नेहरू और जीवी पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो है वो लखनऊ वाले जगह से क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं उसको ये लीड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब से कौन कर रहे होते हैं, लाला लाजपत राय। कौन, लाला लाजपत राय। देखिए और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लाला लाजपत राय को और क्या कहा जाता है, तो देखिए लाला लाजपत राय को एक और टाइटल प्रोवाइड किया गया है, वो क्या है,
पंजाब केसरी, है ना, पंजाब केसरी। किनको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के टाइटल से नवाजा गया है। ओके, तो देखिए ये जो साइमन कमीशन का ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जब ये भारत आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि लाठी चार्ज होता है, ठीक है, और लाठी चार्ज होने की वजह से 17 नवंबर 1928 को क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो लाठी चार्ज करवाने वाला था वो कौन था? वो था जेम्स स्कॉट। कौन था? जेम्स स्कॉट। और देखिए मैंने आप सबको लाहौर कॉन्स्पिरेसी में बताया था, अगर आप सबने नहीं देखा है तो प्लीज गाइस जाओ और आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ जाएगा। कि देखिए भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग जो होते हैं, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग क्या करते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन गलत पहचान की वजह से जेम्स स्कॉट के बदले किसको मार देते हैं? सॉन्डर्स को। किसको? सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। कौन? भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, उसमें राजगुरु ये सब भी होते हैं, ठीक है। तो ये लाहौर कंस्पिरेसी में मैंने आप सबको बताया है, तो आप जरूर उस वीडियो को, लेक्चर को देखना, प्लस में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब कांड जो होता है उसको भी मैंने बताया, ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप जरूर जाके देख लेना। चलिए, तो इसमें क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और जेम्स स्कॉट क्या करता है, उसने ही आदेश दिया था लाठीचार्ज की। ओके, अब देखिए, अब जो पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में क्या होता है, ब्लैक झंडे को दिखाया जाता है। क्या होता है? काले झंडे को दिखाया जाता है, ब्लैक फ्लैग को। और क्या नारा दिया जाता है? साइमन गो बैक। देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप देख रहे हो, ये आप पिक्चर देखो, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, ये काला झंडा है और इस पे क्या लिखा हुआ है? साइमन गो बैक, ठीक है। तो इसी काले झंडे को लेकर के साइमन गो बैक जगह जगह पे लोग क्या कर रहे थे, नारा लगा रहे थे कि साइमन वापस जाओ, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए और क्या हो रहा था कि ये जो आपकी कांग्रेस है, ठीक है, मुस्लिम लीग है, जो कि जिन्ना वाला फैक्शन होता है मुस्लिम लीग का, हिंदू महासभा, देखिए ये सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी उस समय भारत में। वो लोग क्या हो गई थी, वो लोग यूनाइटेड, मतलब वो लोग एकजुट होके क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी भारत में। तो आप देख रहे हो कि एक यूनिटी हो गई थी सारे पार्टीज की भी, भले ही ये लोग अलग अलग पार्टीज थी भारत की, बट क्या कर रहे थे, साइमन के विरुद्ध में ये लोग भी एकजुट होके, यूनाइटेड होके क्या कर रहे थे, नारा दे रहे थे। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो मद्रास सेशन हुआ था, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके जो चेयरमैन थे वो थे एम ए अंसारी, और 1927 में कहाँ पे हुआ, तो मद्रास वाले जगह पे हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें क्या बातें कही गई, तो इसमें साइमन कमीशन का क्या करना है, बायकट करना है, प्लस में ऑल इंडिया रिवॉल्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये 2 साल पहले आ गया, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही हैं, ठीक है, इन सारी चीजें। और एक और चीज इंपॉर्टेंट की अब हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं डबल स्टार करूंगी कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को। किस जगह पे? तो बॉम्बे वाले जगह पे, ठीक है। और इसीलिए लखनऊ में जो है नेहरू जी और गोविंद बल्लभ पंत ने किया, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने विरोध किया, जिसकी वजह से उनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। कब? 1928 को। डेट नहीं बट साल ध्यान रख सकते हो आप, 1928 में इनकी डेथ हो जाती है। और साइमन गो बैक का नारा काले झंडे से दिखाया जाता है, ठीक है, डन। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चले। अब देखिए क्या होता है, देखिए साइमन कमीशन तो भारत आ गया था, हड़ताल तो चल रहा था। अब देखिए साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर उसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे, ठीक है। तो देखिए रिकमेंडेशन मतलब उसकी सिफारिशें क्या क्या थी। तो देखिए सबसे पहली बात थी कि क्या करना है, डायरकी को खत्म करना है। कहाँ पे? जो प्रोविंस है, ठीक है, जो प्रांत है, उसमें जो द्वैध शासन है उसको क्या करना है, उसको खत्म करना है, ठीक है। साइमन कमीशन की यही थी रिकमेंडेशंस। और क्या थी कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको क्या करना है, हमें बढ़ाना है। उसको क्या करना है, हमें बढ़ाना है। प्लस में जो सेंट्रल पावर है, ठीक है, जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर है उसको क्या करना है, हमें लिमिट करना है, ठीक है। सेंट्रल पावर को हमें लिमिट करना है। ओके, और क्या करना है, ठीक है, देखिए फेडरेशन क्रिएट करना है। एक ब्रिटिश इंडिया मतलब कि ब्रिटिश भारत, और जो प्रिंसली स्टेट्स होती है उसके लिए क्या हम संघ क्रिएट करेंगे, ठीक है। और कोई भी टाइमलाइन हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, किस चीज के लिए, डोमिनियन स्टेटस के लिए। ये सारी क्या थी, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। और क्या थी, देखिए कि जो सिंध था, ठीक है, जो सिंध और उड़ीसा, ठीक है, सिंध और उड़ीसा, उसको क्या करेंगे, उसको हम सेपरेट स्टेटहुड प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट स्टेटहुड प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी, ठीक है। और देखिए और क्या थी
कि जो बर्मा था, ठीक है, बर्मा को क्या करेंगे, भारत से सेपरेट कर देंगे, ठीक है, तो सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। तो ये सारी बातें कही गई थी किसमें, साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था इसमें ये सारी और भी बहुत सारी चीजें थी जो जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको जस्ट बता दिया। ये सब एग्जाम में जरूरी नहीं कि पूछ ले जाएंगे, हाँ एक बार आप रीड कर लेना कि हाँ इसमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो क्या करना था कि प्रोविंस का जो था द्वैत शासन उसको खत्म करना है, प्लस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्या करना है, बढ़ाना है, सेंट्रल के पावर को लिमिट करना है, ठीक है, एक संघ बनाना है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेटस का। हम उनका वो लोग टाइमलाइन अब नहीं प्रोवाइड करेंगे डोमिनियन स्टेटस के लिए। प्लस में सिंध और ओडिशा था उसको क्या करना है, एक सेपरेट अब राज्य का दर्जा देना है, और बर्मा जो है, जो आज का आप म्यांमार देखते हो, उसको क्या करना है, भारत से अलग करना है। ये सारे रिकमेंडेशंस थे। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो क्या पड़ा कि नेशनल यूनिटी को, यानी कि राष्ट्रीय एकता को क्या मिला, स्ट्रेंथन मिला। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, ठीक है, हिंदू महासभा थी, ये सब क्या थी, ये सब एकजुट होके क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है। देखिए सारी अलग अलग पार्टीज थी, सब एकजुट होके प्रोटेस्ट कर रही थी। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको क्या मिला, स्ट्रेंथन मिला, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आगे नेहरू रिपोर्ट आता है, ठीक है। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट के आने के पीछे की कहानी आप जान लो। देखो उस समय जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत के लिए थे वो कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड बर्किन हेड, ठीक है, लॉर्ड बर्किन हेड थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे लिए बनाया भारतीयों के लिए, अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आया तो ठीक है, उन्होंने चैलेंज दिया, ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया इंडियंस को कि ठीक है आप लोग क्या करो, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ, ठीक है, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद खुद प्रिपेयर करो, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी की क्या होनी चाहिए, उसमें कंसेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए ऑल पार्टीज की, ठीक है, सारी पार्टीज की क्या होनी चाहिए, उसमें कंसेंट यानी कि सहमति होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि सारी पार्टीज क्या करेगी, सहमत होगी नहीं। तो तुम लोग को अगर हमारा पसंद नहीं है तो तुम लोग खुद ही अपना कानून बनाओ, ठीक है, लेकिन सारी पार्टीज की क्या होनी चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए। अब देखिए देखिए मैं ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में ही बताऊंगी आप सबको। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, नेहरू कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, नेहरू कमेटी बनती है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू होते हैं। इसमें चेयरमैन कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू होते हैं। और देखिए इसमें ये 14 पॉइंट, ठीक है, रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब ये नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या प्रिपेयर किया जाता है, नेहरू रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कि कौन कौन शामिल होते हैं, तो आप समझ लो कांग्रेस से आपके सुभाष चंद्र बोस आते हैं, मुस्लिम लीग से इमाम कुरैशी आते हैं, इसी तरीके से हिंदू महासभा से भी आते हैं, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से आते हैं, इस तरीके से अलग अलग पार्टी से सब लोग क्या आते हैं, इसमें आते हैं। लेकिन देखिए जो नेहरू रिपोर्ट से मतलब जो नेहरू रिपोर्ट में बातें थी उस चीज से क्या होते हैं, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम हितों के विरुद्ध बताया, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो है वो 14 डिमांड रखी, मतलब 14 शर्त रखी, ठीक है। तो आगे चल के क्या होता है कि जिन्ना ने क्या किया था, जिन्ना ने जो कि मुस्लिम लीग के थे, ठीक है, उन्होंने अपनी क्या रखी, उन्होंने अपनी 14 शर्तों को रखा, ठीक है, ठीक है, 14 कंडीशंस को रखा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो अग्री नहीं हुए मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट से, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से वो अग्री नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या रखा, अपनी 14 कंडीशंस रखी। और देखिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि बर्किनहेड जानते थे कि लोग नहीं बना, एक मत नहीं हो पाएंगे, कंसेंट नहीं होगा, और फाइनली क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट, मतलब आप ये समझ लो कि नेहरू रिपोर्ट नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया जाता है, आगे कैंसिल भी कर दिया जाता है, वो निरस्त हो जाता है। और देखिए आगे चल के क्या होगा कि महात्मा गांधी भी अपना 11 पॉइंट डिमांड रखेंगे, ठीक है, गांधी जी ने भी क्या किया था, आगे चल के 11 पॉइंट डिमांड रखा था, 11 पॉइंट डिमांड रखा था, जिसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे कि जो सेना के एक्सपेंसेस हो रहे थे, मिलिट्री एक्सपेंसेस, उसमें 50% रिडक्शन करो, शराबबंदी पूर्ण तरीके से खत्म करो, सिविल सेवा में जो 50% मतलब जो भी खर्चा होता है उसमें भी 50% कटौती करो, बहुत सारी चीजें थी, टोटल 11 पॉइंट डिमांड थी। लेकिन इनके इस डिमांड को क्या किया जाता है, गांधी जी के डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, और आगे चल के क्या होगा, यही ट्रिगर करेगा किस चीज को, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी कैंसिल, मतलब
1928 में आती है, जिन्ना की वजह से ये भी नहीं हो पाता और सिविल डिसोबीडियंस इसी वजह से आगे चल के क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। और देखिए आगे चल के और फिर से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस में ही, ठीक है। और फिर उसके बाद किस चीज क्या एक नया कानून बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें मैंने बस एक स्टोरी के तौर पे आपको बता दिया पीछे का कि हाँ आपको जानना जरूरी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो सारी चीजें मैंने आप सबको सबसे डिस्कस कर ली। देखिए जो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें सब में मैंने स्टार मार्क कर दिया है कि हाँ क्या क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम में हो सकते हैं, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई थी, ये भी आप ये ध्यान रखना। चलिए तो अब हम अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अब हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। जितनी भी डिटेल थी साइमन कमीशन के बारे में सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्लेमेंट एटली हु लेटर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन केम टू इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्लेमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे, ठीक है। तो देखिए हमने डिस्कस की थी बहुत ही डिटेल में क्लेमेंट एटली के बारे में कि देखिए जॉन साइमन क्या थे, चेयर मेंबर थे, लेकिन जो क्लेमेंट एटली थे वो क्या थे, वो थे चीफ मेंबर। साइमन कमीशन के क्या थे, वो चीफ मेंबर थे। और मैंने आप सबको ये भी बताया था कि 1945 में ये क्या बनते हैं, 1945 में ये ब्रिटेन के क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। और हमारे भारत के आजादी के समय में भी पीएम यही होते हैं। और ये किस पार्टी से थे, ये लेबर पार्टी से थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आप सबसे ये सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ। चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि बाद में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोले वो किस पार्टी के सदस्य के रूप में, मतलब किसके सदस्य के रूप में आए थे। तो क्या वेवल प्लान हमने अभी तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्स भी अभी हमने नहीं पढ़ा है और कैबिनेट मिशन भी हमने नहीं पढ़ा है, तो साइमन कमीशन के ही तो ये मेंबर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ साइमन कमीशन, है ना, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऑप्शन से ही कर ले जाएंगे। मैंने आपको विद ट्रिक एक एक चीजें बताई थी। जॉन साइमन आपको याद था, क्लेमेंट एटली याद था, ठीक है। हैरी लेवी लॉसन मैंने लॉ करके आपको यहाँ पे ट्रिक बताया था, ठीक है। फॉक्स बताया था। तो देखिए क्लेमेंट एटली आ गए हैं, लॉसन आ गए हैं, ठीक है। जॉन साइमन तो आपको याद ही है। तो देखिए आप यहीं से आप ऑप्शन से ही कर ले जाओगे। एक जेम्स ए स्कॉट, यही तो एक बच रहे हैं डिफरेंट। और मैंने आपको बताया था कि इसी ने क्या किया था, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने के लिए क्या दिया था, आदेश दिया था। मतलब लाठी चार्ज तो सब पे हो रहा था, उसने आदेश दिया था, वहां पे लाला लाजपत राय भी थे, तो इसी लाठी चार्ज में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और भगत सिंह गलत पहचान के कारण स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज कि आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, ये मैं आपको एकदम बता रही हूँ। जैसे ही नॉट देखो आप एकदम अलर्ट हो जाओ, नहीं देखो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉट पूछ रहा है तो आप गलती कर ले जाओगे। तो इसको ऑप्शन से कर ले जाना कि देखिए लॉसन थे, ठीक है, क्लेमेंट एटली थे, जॉन साइमन थे, नहीं कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जेम्स ए स्कॉट जो थे इनमें से नहीं थे, ठीक है। बाकी के मैंने आपको सारे नाम बता ही दिए हैं। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। What was the main reason for boycotting साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से कर ले जाएंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से पढ़ेंगे। हमने तो अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा था कि क्या रीजन था। तो देखिए लाला लाजपत राय वाज क्रिटिकली इंजर्ड इन द लाठी चार्ज रिलेटेड टू कमीशन। देखिए हमने पढ़ा था कि लाला लाजपत राय थे, उनको क्या हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है साइमन कमीशन में लाठी चार्ज की वजह से, और जेम्स स्कॉट ने करवाया था, ठीक है। तो क्या ये रीजन था साइमन कमीशन के बहिष्कार का, क्या हमने ये कहीं पे पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ये तो बिल्कुल भी रीजन नहीं था। चलिए ऑप्शन नंबर बी हम पढ़ लेते हैं। द चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन, ठीक है। जो चेयरमैन थे साइमन कमीशन के वो कौन थे, वो थे जॉन साइमन। तो क्या ये रीजन था साइमन कमीशन के बहिष्कार का, बिल्कुल भी नहीं था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हम देख लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इनएक्सपीरियंस, जितने भी जो थे मेंबर्स थे साइमन कमीशन के वो क्या थे, इनएक्सपीरियंस थे, यानी कि अनुभवहीन थे, ठीक है। उनका अनुभव की कमी थी। तो क्या ये रीजन था, बिल्कुल भी ये रीजन नहीं था बहिष्कार का, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, ठीक है। सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो क्या थे, ब्रिटिश थे। तो यही तो रीजन था कि बहिष्कार किया गया था। जो आईएनसी का मद्रास सेशन में क्या होता है, ऑफिशियली इस चीज को किया जाता है कि हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया रिवॉल्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कि क्या होता है कि जो साइमन कमीशन थे उसमें सारे के सारे मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। टोटल नंबर कितने थे, 7 थे, और सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स ही थे।
इसीलिए क्या हुआ था, एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीयों के लिए कानून और भारतीय ही उपलब्ध नहीं है, मतलब मेंबर नहीं है उसमें, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो देखिए अभी हमने देखा कि क्या एक भी भारतीय सदस्य थे। विरोध तो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स ही थे। ओके, तो क्या 2, 1, 3 थे? कोई नहीं थे। क्या थे? 0 थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, बहुत ही आप देख रहे हो कि जितना हमने डिटेल में साइमन कमीशन को पढ़ लिया है तो आप कितना इजीली आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन से ही इस चीज को, क्या जो ऑप्शन नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर लोगे कि 2, 1, 3 क्या एक भी मेंबर थे ही नहीं भारतीय। ठीक है, तो 0 मेंबर थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। In which year was the Simon Commission a group of 7 British members of parliament appointed by the British government? 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा दे दिया और पूछ क्या लिया आप सबसे, किस वर्ष, यानी कि कौन से साल क्या हुआ था साइमन कमीशन का, जो कि 7 ग्रुप का था, मतलब सॉरी 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था, उसका गठन किया गया था। तो हमने पढ़ा था कब था, 1927। ठीक है, कब पढ़ा था, मतलब कब था, तो हमने ये देखा था कि 1927 में क्या हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। और देखिए साइमन कमीशन भारत आया कब था, तो हमने ये भी देखा था कि 3 फरवरी 1928 को वो भारत आया था। अगर आप डेट की बात करें पर्टिकुलर, तो 8 नवंबर को क्या हुआ था, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। और 3 फरवरी 1928 को वो क्या हुआ था, भारत में कहाँ पे, बॉम्बे में आया था। ठीक है, 7 मेंबर का ये ग्रुप था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Why the Simon Commission was boycotted in 1927? 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? देखिए फिर से देखिए, आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन है किस तरीके से। यहाँ पे देखो बहिष्कार वाला हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, इसमें यही था ना कि मेन रीजन क्या था। और देख लो आप फिर से वही क्वेश्चन है कि क्यों 1927 में बहिष्कार किया गया, तो आप इजिली कर ले जाओगे इसको फिर से ऑप्शन से पढ़ के। ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ेंगे, टू प्रोटेस्ट महात्मा गांधी अरेस्ट, कि महात्मा गांधी को अरेस्ट गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के प्रोटेस्ट कर, मतलब उसी के प्रोटेस्ट में। तो क्या ऐसा कहीं कुछ था, हमने ऐसा कहीं कुछ पढ़ा था? यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में नहीं पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज देयर वॉज नो एनी इंडियन इन द कमीशन। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय जो कमीशन थी, साइमन कमीशन, उसमें कोई भी क्या थे, कोई भी इंडियंस नहीं थे, नो एनी इंडियन। ठीक है, तो हमें और नीचे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, क्यों पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम फटाक से आंसर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखा तो आपने किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को, अगर आप डिटेल में मतलब अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो बहुत इजीली आप आंसर कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए गाइज, आज तक हमारा यहीं तक कोई क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही इजीली कर लिए और आप सबने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट दिया है। देखो सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ लेना, जो भी था इंपॉर्टेंट मैंने सबको क्या कर दिया है, स्टार मार्क कर दिया है। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड आ सकती है कि भारत कब आया था, ये सारे क्वेश्चंस इसमें नहीं थे, इसलिए मैंने जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था उन सारी चीजों को भी क्या किया, आप सबको बता दिया है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से इस चीज को पढ़ लेना। और देखिए गाइज, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हो और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, ताकि इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजिली कर ले जाओगे। ठीक है, और जो भी आप अभी तक आपने पहले के जो भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाओ और उन वीडियोस को देखो। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।